गुड आफ्टरनून बच्चों। 8वीं की हिंदी की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पहले पार्ट का वीडियो आपको दिया था। आज हम लोग दूसरे पार्ट का अध्ययन करने के लिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे पार्ट का नाम है गीत। इसके लेखक हैं सलाम बिन रजाक। सलाम बिन रजाक। पाठ का नाम है गीत। इनका परिचय जान लेते हैं। सलाम बिन रजाक का जन्म 1941 पनवेल महाराष्ट्र में हुआ। पनवेल जो पालघर ज़िले में है और यहाँ पर महाराष्ट्र में पालघर ज़िले के महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ। सलाम साहब का अध्यापन और लेखन कार्य साथ साथ चलता रहा है, यानी ये अध्यापन भी करते हैं, शिक्षक हैं और साथ साथ लेखन कार्य अपना करते हैं। आपने लेख, कहानियाँ विविध पत्र पत्रिकाओं की शोभा बढ़ाते रहे हैं। इनके लेख, इनकी कहानियाँ अनेक पत्रों पत्रिकाओं में छपती रहती हैं, उसकी शोभा बढ़ाती रहती हैं। इनकी कहानियाँ और लेख आपको दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र की साहित्य अकादमियों द्वारा विभिन्न सम्मान और पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। कई सारे पुरस्कार इनको दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से, बिहार, महाराष्ट्र से इनको प्राप्त हुए हैं। इनकी कई सारी कृतियाँ हैं। माहिम की खाड़ी इनकी लिखी हुई पुस्तक है। बादल की आप बीती, नन्हा खिलाड़ी, जिंदगी अफसाना नहीं, नंगी दोपहर का सच, ये सब इनकी रचनाएं हैं, इनकी पुस्तकें हैं, इनकी कहानियां हैं। प्रस्तुत भावपूर्ण प्रतीकात्मक कहानी में लेखक सलाम बिन रजाक जी इशारा करते हैं कि जब लोगों की नीयत में खोट नहीं थी तो समाज में चारों तरफ सुख, शांति, समरसता, संपन्नता फैली हुई थी। आज लोगों में लालच, स्वार्थ, असंतोष का विष घुल गया है। परिणाम स्वरूप समाज में मतभेद, अशांति फैल गई है। मेल मिलाप, सुख, जीवन के संगीत अदृश्य हो गए हैं। यानी इनका कहना है कि पहले जब लोगों की नीयत में खोट नहीं थी, लोग एक दूसरे से छल कपट का व्यवहार नहीं करते थे, तो चारों तरफ सुख शांति थी, समरसता थी, संपन्नता थी, कहीं भूख नहीं थी, गरीबी नहीं थी। लेकिन अब लोगों के अंदर लालच, स्वार्थ, असंतोष का विष घुल गया है। इसलिए आज समाज में मनभेद है, लोगों के मन आपस में नहीं मिलते, चारों तरफ अशांति है, मेल मिलाप, सुख, जीवन के संगीत, ये सब अदृश्य हो गए हैं, गायब हो गए। शांति एवं प्रेम के संदेश देने वालों के तन मन लहूलुहान हो रहे हैं। रजाक जी को भावी पीढ़ी से बहुत उम्मीदें हैं। इनका कहना है, इनका मानना है कि भावी पीढ़ी ऐसा संगीत रच सकेगी जिससे समाज में सुख, शांति, सौहार्द का वातावरण बन सकेगा। कहने का तात्पर्य ये इनकी आकांक्षा है, इनकी इच्छा है, इनकी कामना है कि जो नई पीढ़ी है, जो भावी पीढ़ी है, वह लोगों में एकता, समरसता, भाईचारा, प्रेम, बंधुता की भावना को बढ़ाएगी, ऐसी इनको उम्मीद है। बच्चों, हम लोग अब एक एक पैराग्राफ का अध्ययन करते हैं। मेरे बेटे ने हमेशा की तरह उस रात भी कहानी सुनाने का अनुरोध किया। लेखक के बेटे ने, लेखक अपने बच्चे को रोज़ कहानियाँ सुनाते थे और एक दिन जब ये लेटने लगे, सोने लगे, तो उस दिन भी बच्चे ने कहानी सुनाने का अनुरोध किया, आग्रह किया। मैं काफ़ी थका हुआ था। इस पर दूरदर्शन के टेलीकास्ट होने वाली खबरों ने मन और मस्तिष्क को और भी बोझिल कर दिया। लगता था पूरी दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी है, एक जरा सा माचिस दिखाने की देर है बस। क्या इंसान पुनः आदिकाल की ओर लौट रहा है? तो लेखक उस दिन काफ़ी थके हुए थे और ऊपर से दूरदर्शन और टेलीकास्ट की जो टीवी पर खबरें आ रही थी, उससे इनका मन मस्तिष्क बोझिल हो गया था। ऐसी ऐसी खबरें जैसे लगता कि दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी है और ज़रा सा माचिस दिखाओ पूरी दुनिया तहस नहस हो जाएगी, जलने लगेगी। इस तरह का वातावरण है। तो ये सब समाचार सुनकर इनका मन मस्तिष्क बड़ा बोझिल था। ऐसा लग रहा था जैसे इंसान पुनः आदिकाल की ओर लौट रहा है। मन बेचैन और मस्तिष्क परागंदा था। इनका मन कैसा था?
बेचैन था। और मस्तिष्क कैसा था? परागंदा। परागंदा का मतलब होता है बच्चों अस्त व्यस्त, यानी मस्तिष्क में कभी ये विचार, कभी वो विचार, कभी अच्छे कभी बुरे, इस तरह से विचार आते रहते थे। तो मैंने बेटे को पुचकारते हुए कहा कि आज नहीं बेटा, आज पापा बहुत थक गए हैं, हम तुम्हें कल सुनाएंगे एक अच्छी सी कहानी। तो लेखक ने बच्चे को कहा कि आज नहीं सुना सकते, कल सुनाएंगे। बेटे की जिद के आगे मैंने थक हार कर कहा ठीक है, हम कहानी सुनाएंगे मगर तुम बीच में कोई प्रश्न नहीं पूछोगे, ठीक है। यानी लेखक का इरादा था कि जल्दी जल्दी एक छोटी सी कहानी सुना करके और फिर मैं सो जाऊं। तो इसलिए उन्होंने शर्त रखी कि ठीक है मैं कहानी तो सुनाऊंगा लेकिन बीच में तुम्हें कोई प्रश्न नहीं पूछोगे, पूछना नहीं है। तो बेटे ने कहा नहीं पूछूंगा। उसने हामी भर दी। उसने कह दिया कि ठीक है पिताजी, हम प्रश्न नहीं पूछेंगे, आप कहानी सुनाइए। पुराने ज़माने की बात है, मैंने कहानी शुरू की, लेखक ने कहानी शुरू की। पुराने ज़माने की बात है, तभी कितनी पुरानी, वो बीच में बोल पड़ा। मैंने कहा था ना तुम कोई सवाल नहीं पूछोगे। ओहो सॉरी पापा, उसने कसमसाते हुए क्षमा मांगी। तो वैसे बात बहुत पुरानी भी नहीं है। मैंने कहानी जारी रखते हुए कहा यही कोई 50 बरस हुए होंगे, या हो सकता है 100-200 बरस पुरानी हो, अधिक से अधिक 1000-1200 बरस पुरानी भी हो सकती है, या थोड़ी उससे भी ज़्यादा हो सकती है, ज़्यादा पुरानी नहीं है। कहते हैं उस पहाड़ी के पीछे एक बस्ती थी। यानी लेखक ने कहानी आगे बढ़ाना शुरू किया। कहानी में उसने बताया कि कहते हैं कि उस ऊंची पहाड़ी के पीछे एक बस्ती थी। बस्ती सचमुच बहुत पुरानी थी। बस्ती में ऊंचे ऊंचे मकान थे। मकानों के आंगनों में फूलों की क्यारियां लगी थीं जिनमें रंग बिरंगे फूल खिलते थे और हवाओं में हर पल भीनी भीनी खुशबू रची रहती थी। बस्ती के बाहर बागों का सिलसिला था जिनमें तरह तरह के फलदार पेड़ थे, फल देने वाले पेड़। पेड़ों पर परिंदे माने बच्चों पक्षी, परिंदे सुबह शाम चहचहाते रहते। बस्ती के पास से एक नदी गुजरती थी जिससे आसपास की धरती जल संपन्न होती रहती। मनुष्य तो मनुष्य, ढोर डंगर तक को दाने चारे की कमी नहीं थी। गायें बहुत सारा दूध देती। बस्ती के लोग प्रसन्न चित्त, मिलनसार और शांति प्रेमी थे। तो ये बस्ती की विशेषता है कि वहाँ ऊंचे ऊंचे मकान थे। मकानों के आंगनों में फूलों की क्यारियाँ थीं। उन क्यारियों में रंग बिरंगे फूल खिलते थे और उन फूलों की खुशबू हवा में रची बसी रहती थी, इसलिए हवा में खुशबू उसकी आती रहती थी। बस्ती के बाहर बागों का सिलसिला था। बहुत सारे बाग थे और उसमें तमाम फल वाले पेड़ थे। पेड़ों पर परिंदे सुबह शाम चहचहाते रहते। बस्ती के पास से एक नदी गुजरती और वहाँ पर बस्ती के पास एक नदी थी। उस नदी के जल से वहाँ की धरती जल संतृप्त रहती, यानी जल से परिपूर्ण रहती, जिससे वह धरती बहुत उपजाऊ थी। तो मनुष्य, ढोर डंगर पशु। तो मनुष्य, ढोर डंगर तक को दाने चारे की कोई कमी नहीं थी, यानी मनुष्य को भी किसी प्रकार की कमी नहीं थी और पशु पक्षियों को भी किसी तरह की कमी नहीं थी। गायें बहुत सारी दूध देती और बस्ती के लोग बड़े ही प्रसन्न चित्त रहते। किसी के जीवन में कोई अभाव नहीं था, इसलिए बड़े प्रसन्न चित्त और मिलनसार का मतलब होता है जो दूसरों से बहुत घुल मिल जाते हैं, उनको कहते हैं मिलनसार। और शांति प्रेमी, यानी कोई भी लड़ाई झगड़ा ये सब पसंद नहीं करता। सारे लोग बड़े शांति प्रेमी थे। पुरुष दिन भर खेत खलिहानों और बागों में काम करते, पशु चराते, लकड़ियाँ काटते और औरतें चूल्हा चौका संभालते। अब यहाँ प्रश्न है कि बस्ती के पुरुष क्या करते? तो खेत खलिहानों और बागों में काम करते, पशु चराते, लकड़ियाँ काटते। औरतें क्या करती? औरतें चूल्हा चौका संभालती। उनमें जो शक्तिमान थे कुश्तियाँ लड़ते, लाठी बल्लम खेलते, चित्रकार चित्र बनाते, कवि गीत गाते, यानी जो जैसा था, जिसके अंदर जो कला और क्षमता थी, वह अपने अपने कामों में मस्त रहते थे। यानी जो नौजवान थे वो कुश्तियाँ लड़ते, लाठी बल्लम का खेल खेलते, यानी वो चलाने की कला सीखते। चित्रकार जो थे वो चित्र बनाते, कवि
वो गीत गाते। यानी बस्ती में सभी लोग अपने अपने कामों में मस्त थे और अपने अपने कामों में खूब मौज कर रहे थे, खूब खुशी पूर्वक अपना काम पूरा कर रहे थे। खुशियाँ रोज़ उस बस्ती की परिक्रमा करती है, ऐसा लगता है जैसे खुशियाँ उस बस्ती में रोज़ आती रहती है, परिक्रमा करती रहती है। दुख भूले से भी कभी उधर का रुख ना करते, यानी दुख कभी उस बस्ती में नहीं होता। यानी सारे लोग बड़े सुखी, बड़े संपन्न थे, कभी किसी को कोई दुख नहीं होता था। कहते हैं बस्ती के पास ही एक घने पेड़ पर एक परी रहती थी। बच्चों, नानी दादी की कहानी आप लोग सुने होंगे और वे लोग परियों की कहानी बहुत सुनाती रहती हैं। एक काल्पनिक किरदार होता है, काल्पनिक बात होती है कि ये परी आती है और परी अपने जादू की छड़ी से सबको सब कुछ दे देती है, लोगों का दुख दूर करती है। तो ये कहानी में भी परी का किरदार है। कहते हैं बस्ती के पास ही एक घने पेड़ पर एक परी रहती थी, नन्ही नन्ही मोहनी मूरत और मासूम सूरत वाली। वो परी कैसी थी बच्चों? नन्ही मुन्नी, यानी जैसा छोटा सा बच्चा होता है नन्हा मुन्ना सा। मोहनी मूरत, ऐसी मूरत जो हमारे मन को मोह ले, उसको कहते हैं मोहनी मूरत। मूरत यानी उसका सूरत, चेहरा। तो उसका जो चेहरा था वो जो भी उसकी तरफ देखता उसके मन को मोह लेती, यानी देखता तो देखता ही रह जाता। और मासूम सूरत वाली, और चेहरे पर बड़ी मासूमियत थी। बड़ी बड़ी आँखों, सुनहरे बालों और सुर्ख गालों वाली। उसकी आँखें कैसी थी बच्चों? बड़ी बड़ी थी। और बाल कैसे थे? सुनहरे, सोने के रंग के, और सुर्ख गालों वाली, गाल बिल्कुल लालिमा लिए हुए थे। परी गांव वालों पर बहुत मेहरबान थी, यानी उन गांव वालों को वो बहुत चाहती थी। जिसको भी जो ज़रूरत होती वो उसे उपलब्ध करा देती। गांव के किसी भी व्यक्ति को कोई कष्ट नहीं होने देती, यानी पूरे गांव पर उसकी बड़ी मेहरबानी थी। वह अक्सर अपने चमकदार परों के साथ उड़ती हुई आती और उनके रोते हुए बच्चों को गुदगुदाकर हंसा देती। जो भी बच्चा रोता तो परी आती चमकदार पंखों को हिलाते हुए और उन बच्चों को गुदगुदाकर हंसा देती। लड़कियों के साथ सावन के झूले झूलती, आँख मिचोली खेलती, लड़कों के साथ पेड़ों पर चढ़ती, नदी नालों में तैरती, कभी किसी के खलिहान को अनाजों से भर देती तो कभी किसी के आंगन में रंग बिरंगे फूल खिला देती। यानी वह जो परी थी उस पूरी बस्ती के लोगों पर बड़ी मेहरबान थी और लोगों की खुशियों को और दोगुना कर देती थी। दिन गुजरते रहे, समय का पक्षी काले सफ़ेद परों के साथ उड़ता रहा और मौसम का बहुरूपिया नए रूप बदलता रहा। समय का पंछी काले सफ़ेद, यानी कभी दुख कभी सुख, ऐसे समय बीतता चला गया। और जैसे बहुरूपिया अपने नए नए रूप बदलता है वैसे मौसम कभी गर्मी कभी वर्षा कभी ठंडी, इस तरह से रूप बदलते हुए बहुत सारा समय बीत गया। फिर पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ कि एक दिन किसी ने उनके खेतों में शरारत का हल चला दिया। और बच्चों, उनके खेतों में किसी ने शरारत का हल चला दिया, यानी किसी ने शरारत कर दी, किसी ने कुछ गलत कार्य कर दिया, किसी की फसल काट लिया या खेत पर कब्जा कर लिया। बस उस दिन से उनके खेत तो फैलते गए मगर मन सिकुड़ने लगे। और उसके बाद उनके खेत तो बढ़ते गए लेकिन उनके मन, यानी जो खुले मन से सब लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे, अब धीरे धीरे उनके मन सिकुड़ने लगे। लोगों का मिलना जुलना, आपस में घुलना मिलना कम होने लगा। गोदाम अनाजों से भर गए मगर नीयतों में खोट पैदा हो गई। गोदाम तो उनके अनाजों से भर गए लेकिन उनकी नीयत में खोट आ गई। अब उनकी नीयत पहले जैसी नहीं रह गई, यानी लोग एक दूसरे से नफ़रत करने लगे, एक दूसरे से ईर्ष्या करने लगे, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने लगे। अब वे अपने निजी ज़मीनों के अतिरिक्त दूसरों की ज़मीनों पर भी नज़र रखने लगे, यानी अपनी ज़मीन के साथ साथ दूसरों की ज़मीन पर भी कब्जा करने की सोचने लगे। नतीजे के तौर पर खेतों में मक्कारी की फसल उगने लगी और पेड़ छल कपट के फल देने लगे। यानी अब फसलें तो ज़्यादा उगने लगी, फल फूल ज़्यादा होने लगे, लेकिन अब उसमें मक्कारी आ गई, उसमें छल कपट आ गया।
यानी लोग संपन्न तो होते गए, लेकिन लोगों में मक्कारी और छल कपट बढ़ती चली गई। लालच ने उनमें स्वार्थ का विष घोल दिया। उनके अंदर लालच बढ़ती गई और सब लोग बड़े स्वार्थी हो गए। यानी ये जो बुराइयां हैं ये सब उनके मन में आ गई। जैसे विष हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, ऐसे ये सब बुराइयां उनके मन को नुकसान पहुंचाने लगी। पहले वह मिल बांट कर खाते थे, मिलजुल कर रहते थे, मगर अब उनकी हर चीज़ विभाजित होने लगी, यानी हर चीज़ में बंटवारा होने लगा। खेत खलियान, बाग बगीचे, घर आंगन, यहाँ तक कि उन्होंने अपने पूजा घरों तक को आपस में बांट लिया। बच्चों, आप लोगों ने ये कविता सुनी होगी कि धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। यानी लोग पहले मिलजुल कर रहते थे, लेकिन अब खेत खलिहान, बाग बगीचे, घर आंगन ही नहीं, उनके पूजा घर, भगवान भी बट गए। वे अपने अपने खुदाओं को उनमें कैद कर दिया। किसी ने मंदिर बना लिया, किसी ने मस्जिद बना लिया, किसी ने गिरजा घर बना लिया, किसी ने गुरुद्वारा बना लिया। इस तरह अपने अपने भगवान को अलग कर लिए, अपने अपने खुदाओं को उनमें कैद कर लिया। उनकी आँखों की कोमलता और दिलों की उदारता हथेली पर जमी सरसों की तरह उड़ गई। जैसे हथेली पर थोड़ी सी मिट्टी में सरसों का पौधा उगाया जाए और थोड़े दिन में वह सूख जाए, ऐसे ही उनके अंदर जो कोमलता थी, दिलों की उदारता थी, वो बिल्कुल समाप्त हो गई। अब उनके हृदय कठोर हो गए, उनके अंदर की कोमलता, उदारता समाप्त हो गई। दावतों का सिलसिला बिखर गया। पहले दावतें चलती थी, लोग एक दूसरे को दावत देते थे, लेकिन अब ये सिलसिला बिखर गया। महफिलें उजड़ गईं, यानी जो महफिल सजती थी, पहले लोग इकट्ठा होते थे, एक जगह रहते थे, अब वो सब ख़त्म हो गया। तस्वीरों के रंग अंधे और गीतों के बोल बहरे हो गए। यानी जो चित्रकार चित्र बनाते, अब वो आकर्षक नहीं थे। जो कवि गीत गाते, वो गीत के बोल बहरे हो गए, यानी उनमें वह आकर्षण नहीं रह गया, वो उनमें वह प्रेरणा नहीं रह गई। लोगों को अब वह पसंद आना कम हो गया। अब न कोई तस्वीर बनाता था, न कोई गीत गाता था। हर घड़ी हर कोई एक दूसरे को हानि पहुंचाने की फिक्र में रहता। बस्ती वालों के बदले हुए रंग ढंग देखकर वह नन्ही परी बहुत दुखी हुई। वह सोचने लगी, आखिर बस्ती वालों को क्या हो गया है, ये क्यों एक दूसरे के बैरी हो गए हैं। मगर उसकी समझ में कुछ नहीं आया। वह अब भी बस्ती में जाती, बच्चों को गुदगुदाती और औरतों के साथ गीत गाती, उनके खेत खलियानों के चक्कर लगाती, आंगनों में घूमती फिरती, मगर अब वह सब उसकी तरफ बहुत कम ध्यान देते। यानी जो पहले परी का बड़ा ध्यान रखते थे, हमेशा उसकी तरफ सबका ध्यान लगा रहता था, अब बस्ती वाले आपस में लड़ाई झगड़े में इतने मशगूल हो गए कि परी की तरफ लोगों का ध्यान जाना बंद हो गया। बस्ती वालों की उपेक्षा के कारण नन्ही परी उदास रहने लगी। आखिर उसने बस्ती में आना जाना कम कर दिया। तो बच्चों, थोड़ा बड़ा पाठ है, एक दिन में पढ़ाएंगे तो पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए आज के दिन बस इतना ही। शेष भाग अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।